है सर, आज स्टार्ट कर सकते हैं सर। 5 मिनट थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से डिले हो गया है। हाँ, जी। कोई बात नहीं। स्टूडेंट आप लोग साइलेंट हो जाइएगा, सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड सब लोग आफ्टरनून माइक सर। म्यूट कर लें। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि हम लोग गुड क्लास आफ्टरनून स्टार्ट कर सर। सकें। हाँ, सबको एक साथ गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। प्लीज सब लोग माइक म्यूट कर लीजिए ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सकें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। विकास सर, सरोज मैम जुड़ी हुई हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, सरोज मैम गणेश बोल रहे हैं। स्टूडेंट आप लोग साइलेंट हो जाइए, सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर। तो सबको स्लाइड दिख रहा है? गणेश जी स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर, स्लाइड शो कर रहा है सर। चलिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। दूसरा यूनियन बजट। और तीसरा इकोनॉमी ऑफ बिहार। ठीक है, यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था। तो पहले हम लोग 5 ईयर प्लान से शुरू करते हैं। अभी भी जिनका माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5 ईयर प्लान से, यानी कि पंचवर्षीय योजना से। तो ये पंचवर्षीय योजना होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहले हम उस पर एक ब्रीफ चर्चा करते हैं। देखिए, एक्चुअली है क्या कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी वर्ग के लिए जो पहला स्टेप होता है वो हम अपने संसाधनों का आकलन करते हैं, अपने रिसोर्सेस का आकलन करते हैं। एक एग्जाम्पल ले तो अगर हमारा एग्जाम है 10 दिन बाद, तो पहला हमारा संसाधन क्या होगा कि 10 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। दूसरा, हमारे पास कितने स्टडी मटेरियल है। तीसरा, हमारा सिलेबस क्या है। और फिर हम अपने उस 10 दिन को इस तरीके से बाइफरकेट करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम मैक्सिमम सिलेबस को एट द टाइम बिंग डेफिनेट टाइम पे हम कंप्लीट कर सकें। उसी को वृहद रूप में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में हमारे पास संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास हमारी ज़रूरतें हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप, प्रोडक्शन बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज, जॉब, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की बहुत सारे हमारे नीड्स हैं। तो प्लान बेसिकली एक सीमित संसाधन है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारी ज़रूरत नीड्स अनलिमिटेड है। तो सीमित संसाधनों से, लिमिटेड रिसोर्सेज से किस प्रकार से हम रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा करें, एलोकेशन करें कि हम अपने ज्यादातर नीड्स को पूरा कर सकें। ठीक है, हम एक प्राथमिकता तय करते हैं कि क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम प्राथमिकता तय करते हैं कि पहले हम किन चीजों में ज्यादा खर्च करेंगे, किस चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, कौन हमारे लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहला हम पूरा फोकस अपना एग्रीकल्चर पे डालेंगे। लेटर फेज में हमको लगता है कि उद्योग ज्यादा महत्वपूर्ण है तो हम उसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी किस चीज का कि हमें कुछ लक्ष्य पूरा करना है। वी हैव टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्य की प्राथमिकता तय करनी है कि पहले ये, उसके बाद ये, तीसरी बार ये। और ये सारा जो कार्य हम करेंगे वो गिवन रिसोर्सेज, जो सीमित संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, और उसी को अगर एक टाइम फ्रेम में हम ले लें, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में, जैसे 5 ईयर्स, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 5 ईयर्स प्लान। अगर ये टाइम फ्रेम हमारा 10 ईयर्स का होगा तो 10 ईयर प्लान हो जाएगा। फादर्स ऑफ इंडियन प्लान यानी कि पहली बार जो भारतीय योजना के जनक कहे गए सर एम विश्वेश्वरैया,
बहुत सारे प्लान इंडिया में आए हैं, लाइक बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, लेकिन हम लोग उस प्लान को छोड़ते हुए इंडिपेंडेंस के बाद जो ऑफिशियल हम लोग का प्लान स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोग उस पे आते हैं। तो मन में सबसे पहले तो ये था कि हाँ, प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, जिसको हमने चर्चा किया। दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है कि क्यों पंचवर्षीय योजना, 1 साल का क्यों नहीं है, या 2 साल का क्यों नहीं है, या 10 साल का क्यों नहीं है, क्यों हमने 5 वर्ष का ही योजना शुरू किया, क्यों 5 years प्लान। तो इसके 2-3 कारण हमने स्लाइड पे आपको दिखाए हैं। पहला चीज कि हम लोगों ने जो प्लान अडॉप्ट किया वो यूएसएसआर से बोरो किया। यूएसएसआर, वहां पे ये प्लानिंग सक्सेसफुल था। इंडिया भी एक सोशलिस्ट स्टेट कंट्री था, हम लोगों ने प्लानिंग अडॉप्ट किया क्योंकि वहां पे 5 year प्लान टेस्टेड एंड ट्राइड था, सक्सेसफुल था। तो हम लोग के लिए बहुत इजी था कि हम लोगों ने भी 5 year प्लान अडॉप्ट किया। दूसरा रीजन कि ये माना गया कि गवर्नमेंट का ये हमारे संविधान में है कि हाँ, 5 साल एक सरकार का शासन होता है, गवर्नमेंट का टेन्योर 5 years का है। और प्लान बेसिकली क्या दिखाता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किसको प्राथमिकता देता है। हो सकती है एक सरकार एग्रीकल्चर को देती हो, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स को देती हो, तीसरा इंडस्ट्री को देती हो। तो जो भी सरकार है उसकी जो प्राथमिकता है उसको वो तय करने के लिए 5 साल मिल रहे हैं। तो इसीलिए प्लान्स को भी हम लोग 5 year प्लान किए। और तीसरा रीजन मैंने बस यूं इंक्लूड किया कि प्लान का कुछ पार्ट होता है, लाइक पीरियोडिक प्लान हम कहते हैं, जिसमें 1 years का एनुअल प्लान होता है, 5 years का को हम मिड टर्म प्लान कहते हैं, और 10 years और उससे ज्यादा को हम लॉन्ग टर्म या पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, यानी कि लंबी अवधि का योजना। तो कंफ्यूजन अगर है मुझे कि शॉर्ट टर्म ले या लॉन्ग टर्म ले, तो बेहतर होगा कि हम मध्यम मार्ग को अपनाएं, जैसा बुद्ध कहते थे मिडिल पाथ को। तो हम लोगों ने मिडिल पाथ अपनाया और 5 year प्लान। तो इसलिए हमारे इन दो तीन रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में जो प्लान्स अडॉप्ट किए गए, इंडिया में जो योजना अडॉप्ट किया गया वो पंचवर्षीय योजना रहा, 5 years प्लान। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है ये भी बाइफरकेट है हर साल में, यानी एक 5 year प्लान है तो उसमें 5 एनुअल प्लान हो जाएंगे। एनुअल मतलब 1 साल, तो 5 वर्ष वार्षिक योजना हो जाएंगे। अब ये पंचवर्षीय योजना को ही हम 5 भाग में तोड़ते हैं अलग अलग साल का। क्यों तोड़ते हैं उसका रीजन है, हम लोग बजट के चैप्टर आज ही के डिस्कशन में बजट में भी पढ़ेंगे कि हम जो हमारे संविधान में पैसे या जो हमारे फंड में जो राशि है, सरकार के पास जो राशि है उसको खर्च करने का प्रावधान 1 साल के लिए ही दिया जाता है, सिर्फ एक वित्तीय वर्ष के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। इसीलिए बजट हर साल पेश किया जाता है। तो क्योंकि प्लान में अगर हम 5 साल का प्लान अगर किए हैं तो उसको खर्च करने के लिए ईयर वाइज बजट का एलोकेशन हो, इसीलिए उसको एनुअल प्लान में ब्रेक करते हैं। दूसरा, ये प्लान जो है ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक अगर हमने एनुअल प्लान बनाया है तो हो सकता है 5 वर्ष का बनाया हो और बीच में हमको कोई चेंज करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो हम सिंपली यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये देखकर कि हाँ, ये हमारा 5 year प्लान है, इसमें ये करेक्शन की जरूरत है, तो हम अगले ईयर्स में उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ने ये देखा कि पंचवर्षीय योजना क्यों था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्रीफली लेकर चलेंगे कि पहला 5 year प्लान हमारा स्टार्ट कब हुआ, 1951 में। 1951 में 1950 में आपके योजना आयोग जो ये प्लान करते हैं, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और 1 साल अपना वो ड्राफ्टिंग को लिया। और पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ वो हमारा हुआ 1951 से 1956 तक, यानी कि 5 years के लिए। ठीक है, 5 years प्लान देखिए 1951 से 56 5 years आ रहा है। और हर पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव, जिसको मैंने यहाँ पे थीम में दर्शाया है कि उस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस किसको दिया जाएगा। नेचुरली 47 में हम नेचुरली ये हमारा नेचुरल चॉइस रहा होगा। क्यों रहा होगा, क्योंकि हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और हमारे पास जो सबसे पहला जो जरूरत होगा वो क्या होगा, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, फूड सबसे इंपॉर्टेंट है। और इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन को कवर अप कौन करेगा, एग्रीकल्चर, ताकि उनको फूड मिल सके। तो पहले 5 year प्लान में हमारा पूरा फोकस जो था वो एग्रीकल्चर पे था, कृषि पर था। लेकिन सेकंड 5 year प्लान में एक सेकेंड, सेकंड 5 year प्लान में सबको स्लाइड दिख रहा है ना हमारा,
गणेश जी स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर, सर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सर। यस सर, सर नहीं पिन करिए सर के नाम पे जाकर सर पिन दिख करिए। रहा है, इन लोग का नहीं दिख रहा है, पिन करिए सर पे, जिनका नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटेशन पे लेके। सर गणेश बोला आप कंटिन्यू रहिए, स्लाइड आ रहा है। ओके हाँ गणेश जी बता दीजिए। तो म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू। सेकेंड 5 ईयर प्लान में, जो कि कंटिन्यूएशन में 56 to 61 कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे हमारा फोकस था औद्योगिकीकरण पे, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। मैंने कल भी बताया था ये वो दौर था जब हम लोग PSUs पे ज्यादा रियलाई किए थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट पे। और देखिए यहाँ पे भी हम लोग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र औद्योगिकरण की बात किए थे। आगे बढ़ते हुए थर्ड 5 ईयर प्लान आया हमारा 61 से 66। यहाँ पे हमने सेल्फ रिलायंस की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की, और इकोनॉमी को एक तेज देने के लिए, प्रोपेल करने के लिए बात किया था 1961 to 66। पर ये जो 1961 से 66 का जो फेज था, इस बीच में हम लोग को कई सेटबैक्स मिले। लाइक नेहरू का डेथ हुआ इस बीच में, साथ ही साथ इंडो चाइना वॉर हुआ। तो जब इस तरीके का सेटबैक मिलता है, वॉर होता है, तो आप अपने जो प्लान कर रखते हैं वो प्लान उस अनुकूल चल नहीं पाता है, क्योंकि आपको एक बड़ा बजट जो है वॉर में इन्वेस्ट। सर स्टॉप शेयरिंग के पास जो हाइड वाला ऑप्शन है ना, वहां पे बस क्लिक कर दिया, वो एनुअल प्लान दिख नहीं रहा। ओके सॉरी, ठीक है। तो उस समय आपका नेहरू जी का डेथ हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, इससे एक बड़ा सेटबैक मिला हम लोग को, और उसकी वजह से हम बहुत फोकस नहीं कर पाए। हमारा एक बड़ा बजट जो है उस तरफ चला गया। इसलिए 1966 के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा स्लाइड पे, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 66 से चलना चाहिए था, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 1969 से। यानी कि ये 3 साल का जो गैप हुआ। जिनको स्लाइड नहीं दिख रहा है वो YouTube पे जुड़ जाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को स्लाइड दिख रहा है। और सर गणेश बोल रहे हैं, सर का स्लाइड पे जहाँ सर का नाम शो कर रहा है वहाँ देखिए जाकर प्रेजेंटिंग लिख रहा है, वहाँ पिन करिए जाकर के, सर को तो दिखने लगेगा स्लाइड आप लोग को, जिनको स्लाइड नहीं दिख रहा है। अगर अदरवाइज नहीं तो YouTube पर सीधे देखिए आप। लाइट नहीं दिख रहा यहाँ पे सुनिए, सर का नाम दिख रहा है, ये बताइए आप लोग, सर का नाम कहाँ पर दिख रहा है? सबसे लास्ट में दिख रहा है ना? नहीं दिख अदर्स रहा। में जाइए ना, अदर्स में दिख रहा है नाम। हाँ तो ये सर दिख रहा है। हाँ तो वहाँ प्रेजेंटिंग लिख रहा होगा सर का। हाँ ठीक है। अदर्स में जाकर प्रेजेंटिंग नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। सुनिए, एक बात ध्यान आप लोग दीजिए, हमारे साथ गणेश जी 3 डॉट्स जुड़े है, हुए उसको हैं। टच कीजिए ना। आप लोग नहीं बोलिए, गणेश जी जुड़े हैं, अगर वो स्लाइड नहीं दिखेगा तो वो हमें इंटीमेट कर देंगे। आप लोग को अगर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आप लोग के उसमें प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग YouTube से जुड़ जाइए। अगर इस तरह से बार बार ब्रेक होगा, 3 टॉपिक लेना है तो फ्लो टूट जाता है, तो काइंडली इंटरप्ट नहीं कीजिए बीच में, ठीक है? सर आप कंटिन्यू रहे हैं सर, सॉरी सर। तो आप देखिए, हमने रेड में मार्क किया है 3 एनुअल प्लान्स, यानी कि 66 से 69, 66 से 67 एक एनुअल प्लान, 67 से 68, 68 से 69, तो अलग अलग एनुअल प्लान हमने यहाँ पे मार्कअप किया है। हमें इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 ईयर था 1966 से 69, इस वक्त हमने कोई प्लान नहीं बनाया, कोई पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी थी, हम वॉर से अभी उभर ही रहे थे, तो हमारे पास इतना अमाउंट नहीं था कि हम एक बड़ा 5 ईयर का प्लानिंग कर सके। इसीलिए इस फेज को, ये 3 एनुअल प्लान जो मैंने बाइफरकेट किया है, इसको प्लान हॉलीडेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको रेड में मार्क किया। फिर देखिए 3 साल के बाद फिर मैंने अपना फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया 1969 to 74, और उसका थीम रहा ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता के साथ समृद्धि। 5वें पंचवर्षीय योजना फिर कंटिन्यूटी में चला 1974 से 79, और इस पंचवर्षीय योजना का मेन थीम था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी गरीबी को खत्म करने के लिए ये स्कीम चला। ये 5 ईयर प्लान का मेन थीम था। पर इस 5 ईयर प्लान में भी एक प्रॉब्लम आया था। 1974 से जो 79 का आपका 5 ईयर प्लान है, आया क्या था कि 78 के टाइम में गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी और एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जनता गवर्नमेंट।
और जनता गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ये प्रीवियस जो 5 ईयर प्लान चल रहे हैं ये इसको नहीं चलाएंगे, ये अपना पंचवर्षीय योजना शुरू करेंगे। जैसा कि इनिशियल स्लाइड्स में मैंने बताया भी था कि प्लान जो है वो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करती है कि वो उसका प्रायोरिटी कहाँ पे है। तो नई सरकार आई तो वो सोची मेरी तो प्रायोरिटी कुछ और है, तो उसने अपना प्लान शुरू किया। और जो 1978 में जो प्लान उसने स्टार्ट किया था जनता गवर्नमेंट ने, उसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। हम आगे के स्लाइड्स में आपको बताएंगे रोलिंग प्लान होता क्या है। लेकिन 2 ही साल में वो सरकार गिर गई 1980s में, तो फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई और उसने कंटिन्यू किया 5 ईयर प्लान को 79 तक, और जो 1 साल का ब्रेक हुआ उसको उसने एनुअल प्लान मान लिया, यानी कि अगेन हमें एक प्लान हॉलीडेज मिल गया। फिर 6th 5 ईयर प्लान 1980 to 85 कोई ब्रेक नहीं हुआ और इसका थीम था मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 उसी कॉन्टिन्यूटी में चला, इसका मुख्य थीम था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 90s का कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि 90s में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया था क्योंकि इकोनॉमी बहुत टूट चुकी थी, बहुत कमजोर हो गई थी हमारी इकोनॉमी, तो हम लोगों ने रिफॉर्म्स का फेज लाया था। तो इसलिए ये 2 साल जो है 90 से 91 और 91 से 92, इस साल भी हम लोगों ने कोई प्लान नहीं बनाया, वो सिर्फ एनुअल प्लान रहा, कोई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट नहीं हुआ। तो कुल मिला के आप देखिए इस स्लाइड में 3 प्लान हॉलीडेज, 66 से 69 3 प्लान हॉलीडेज, फिर 79 से 80 1 साल और 4, और 2 साल यहाँ पे 90 से 91, 91 से 92, यानी कि पूरे इंडिया के प्लानिंग एरा में जब से 1951 से 2017 तक जब 5 ईयर पंचवर्षीय योजना चला, यही वो 6 साल थे जब कोई 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं हुआ था। इसीलिए हमने कहा कि प्लान ने एक छुट्टी लिया, लीव लिया, और इसको हम प्लान हॉलीडेज के नाम से जानते हैं। तो टोटल 6 प्लान हॉलीडेज हुए। इसके बाद 8 5 ईयर प्लान से हम कॉन्टिन्यूअस बढ़ते चले गए। 8 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन पे हमने पूरा फोकस रहा। 9th यानी कि 97 से 2002 इट वाज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी यानी सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। 10th 5 ईयर प्लान जो कि उसी कॉन्टिन्यूटी में चला 2002 से 7, जिसको ह्यूमन वेलबींग यानी कि मानव के कल्याण की बात की गई, थीम मुख्य थीम था। 11th 5 ईयर प्लान जो 7 से 12 चला, यहाँ पे रियलाइज हुआ प्लानिंग पॉलिसी मेकर्स को कि कहीं ना कहीं इस ग्रोथ प्रोसेस में बहुत लोग पीछे छूट गए हैं। बहुत लोग ऐसे थे जिनको इस ग्रोथ में जिनको इंक्लूड होना था लेकिन वो बाहर रह गए। जैसा कि हम कहते हैं कि जो गरीब थे वो गरीब ही बने रह गए, यानी कि इस ग्रोथ प्रोसेस में वो आ नहीं पाए, इससे वो ट्रैक से बाहर हो गए। तो इनको इंक्लूड करने की बात की गई। तो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि समावेशी विकास, ये बेसिकली उन्हीं को इंक्लूड करने के लिए फोकस था। इसमें कहा गया था कि ग्रोथ मस्ट हैव अ ह्यूमन फेस। अगर हम समृद्धि कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना ग्रोथ कर रहा हूं और मेरे साथ के जितने लोग हैं वो छूटते चले जाएं, फिर वो रियल ग्रोथ नहीं कहलाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। 12th 5 ईयर प्लान जो कि हमारा आखिरी पंचवर्षीय योजना भी था। 12th 5 ईयर प्लान के बाद हम लोगों ने प्लानिंग स्क्रैप कर दिया था, जिसका टेन्योर था 2012 से 17। इसमें हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल ग्रोथ को भी ऐड किया। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब सतत विकास। यहाँ पर हमें ये चीज रियलाइज हुआ कि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सारे रिसोर्सेज को आज अपने उपभोग के लिए खत्म कर दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना रहे, दैट इज नॉट गुड। तो इसीलिए यहाँ पे था कि सस्टेनेबल ग्रोथ सिंपली बोलता है कि मीटिंग योर प्रेजेंट नीड्स, आप अपनी नीड्स को पूरा कीजिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इतना रखिए कि फ्यूचर जनरेशन, आने वाला जो पीढ़ी है, वो भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए संसाधनों का दोहन इतना ही कीजिए। तो 12th 5 ईयर प्लान आते आते हम लोगों ने इंक्लूसिव के साथ साथ सस्टेनेबल ग्रोथ को भी इंक्लूड किया। लेकिन 12th 5 ईयर प्लान के बाद फिर कोई पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने नहीं बनाया। हमने प्लानिंग कमीशन जो संस्था थी उसको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया, क्यों प्लानिंग को खत्म कर दिया गया 5 ईयर प्लान को, वो हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले रोलिंग प्लान जो हमने चर्चा किया था 1978 to 80 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि रोलिंग प्लान होता क्या है। रोलिंग प्लान बेसिकली जो मैंने कहा भी कि गवर्नमेंट आई और उसने चेंज किया। पहले 5 ईयर प्लान चल रहा था, इस गवर्नमेंट ने सोचा रोलिंग प्लान में
रोलिंग प्लान बेसिकली एक रोलर जो होता है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो और पिच को समतल करने के लिए रोलर चलाते हो गोल सा, उसी से ये वर्ड निकला है रोलिंग प्लान। इसमें हम एक साथ 3 प्लान बनाते हैं। एक बहुत ही छोटा टर्म, यानी कि जो हमें कम अवधि में पूरा करना है, जैसे 1 साल के लिए। एक हम मीडियम टर्म बनाते हैं प्लान, जो कि 5 साल के लिए होता है। और एक प्लान हम लॉन्ग टर्म का बनाते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो सपोज करिए कि 10 साल का पूरा एक प्लान बन गया और उसमें पहले ईयर पे भी आपने कुछ फिक्स कर लिया। अब जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट होता है, आप रोलर का वो फर्स्ट ईयर वाला भाग है उसको काट के अलग कर देते हैं और इधर एक नया ऐड कर देते हैं, यानी अगले साल भी वो 10 साल का ही प्लान रह जाएगा। तो इस तरीके से हर साल एक कम होगा और एक ऐड होता जाएगा और प्लान आपका रोल होता जाएगा। यानी एक ऑब्जेक्टिव को पूरा किए, उसको नया में ऐड कर दिया, फिर एक को डिलीट किए, दूसरे में ऐड किए, और ये प्लान रोल होता जाएगा। इसीलिए इसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ये प्लान बेसिकली सजेस्ट किया था गुनार मिडल ने। तो इंडिया में अगर कभी ये क्वेश्चन होता है कि रोलिंग प्लान आया था, तो हाँ, जनता गवर्नमेंट ने 1978 से 80 सिर्फ 2 साल के लिए इंडिया के पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने रोलिंग प्लान को अडॉप्ट किया था। अब हम देखते हैं कि क्यों, क्या ऐसा जरूरत पड़ गया कि हमें प्लानिंग को खत्म करना पड़ा। तो देखिए पहला स्लाइड, टारगेट अचीव्ड। हमने 12 पंचवर्षीय योजना चलाए। 1951 से लेकर 2017 तक हमने 12 पंचवर्षीय योजना चलाएं, और उसमें जो क्वांटिटेटिव टारगेट हमने फिक्स किया था ग्रोथ का, उसमें से मात्र फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 7th और 8th, सिर्फ इतने में ही हमने अपने टारगेट को अचीव कर पाया। यानी कि सक्सेस रेट जो है हमारा लेस देन 50%। तो एक ये रीजन है कि प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, या जिस तरीके से प्लानिंग चल रहा था वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। दूसरा, ट्रिकल डाउन अप्रोच। हमने ये माना कि ऊपर से हम अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे और पूरे जमीन को सबको बराबर उसका बेनिफिट मिल जाएगा। किसी एक पॉइंट पर हमने पानी डाला और पूरे लैंड को वो बराबर पानी मिल जाएगा। ऐसा ही ये प्लानिंग था, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच था। ऊपर से प्लान बनता था कि नीचे ग्राउंड लेवल पे क्या काम होना है, विलेज में क्या काम होना है, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी कहते हैं, केंद्रीकृत योजना भी। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है कोई भी चीज को फेल होने का, पॉलिसी बनने से ज्यादा कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज भी थे, जिसकी वजह से प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। नई गवर्नमेंट आई, आपकी एनडीए गवर्नमेंट 2009 ऑनवर्ड्स, तो 14 में आकर उसने कहा कि ये 5 ईयर प्लान अब बंद करना होगा, और उसकी जगह पे उसने स्टार्ट किया नीति आयोग। तो 2015 में, मैं बस एक स्लाइड में आपको बता दूं कि अगर प्लानिंग खत्म हुआ तो ये मन में सवाल होगा कि प्लानिंग के बाद क्या। तो 5 ईयर प्लान खत्म हुआ है, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया है, पर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान होना चाहिए वो खत्म नहीं हुआ है। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, नीति आयोग। नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है कि, और ये जो है ये एक बहुत बड़ा, इसमें 2-3 चीजें 5 ईयर प्लान से अलग थे। जैसे प्लानिंग कमीशन के बारे में कहा गया कि वो टॉप डाउन अप्रोच था, ये बॉटम अप्रोच है, यानी कि प्लान नीचे से निकल के जाता है ऊपर की तरफ, छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज लेवल पे होता है, विकेंद्रित लेवल पे। और इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को ऐड किए गए हैं। ये बहुत ही पार्टिसिपेटिव है, क्योंकि इसमें सारे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन बेहतर तरीके से है, इसलिए कहते हैं कि फेडरल नॉर्म्स को भी पूरा करता है। साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी बाहर से लाए गए हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के बाहर से भी हायर किए जाते हैं इसमें। तो ये बेसिकली एक पूरे कंट्री का थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है, पूरे कंट्री के एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए इसमें अगर आप इसके मेंबर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो हैं, स्पेशल इन्वाइटीज में अगर एग्रीकल्चर पे फोकस करना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्ट्री, ये सब भी इसमें शामिल है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग हर सेक्टर्स को, हर मिनिस्ट्री को भी इंक्लूड किया गया, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को भी पूरी तरह से सहभागिता दी गई है। साथ ही साथ ये बॉटम अप अप्रोच है। तो ये हमारी कहानी थी 5 ईयर प्लान की, कि किस तरह से पंचवर्षीय योजना हमने क्यों अपने यहाँ लागू किया, क्यों 5 साल का बनाया, हर 5 साल में क्या क्या हुआ हमने देखा, क्यों प्लानिंग फेल हुआ, और फिर उसके स्थान पर हम लोगों ने क्यों नीति आयोग को लाया
और नीति आयोग 2015 में बना है, 2017 ऑनवर्ड्स इसने काम करना शुरू किया है, 3-4 साल ही अभी उसका वर्क हुआ है। तो नीति आयोग के बारे में भी लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि कैसा ये वर्क करता है। दूसरा टॉपिक आज जो हम लोग का है वो है यूनियन बजट। यूनियन बजट हमने इसमें डेटा आपको बिल्कुल करंट का लिया है, 21-22 का ही, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और इस साल के बजट से भी आप लोग वाकिफ हो जाएं। देखिए आप स्लाइड पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने इस पे लिखा है प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2021। ये जो 1 फरवरी है हम लोग का इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे एक एग्जांपल के लिए दे रहे हैं आपको, कहा मैंने कि 1951 to 52 या 2021 to 22। देखते हैं हम लोग हमेशा 2 साल एक साथ लिखते हैं क्योंकि ये हमारा कैलेंडर ईयर नहीं होता है। अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो सिर्फ एक साल लिखते हैं, 20 या 21 या 22। लेकिन क्योंकि हमारा वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से और वो कंटिन्यू होकर खत्म कहाँ पे होता है, अगले साल के 31 मार्च को, तो इसीलिए हम हमेशा सेशन में लिखते हैं। जैसे 2021-22 यानी 2021-22 रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बजट है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और ये कंटिन्यू, इसमें जो भी प्रोविजंस है वो कंटिन्यू होगा 31 मार्च 2022 तक। पहले ये जो बजट पेश किया जाता था ये फरवरी के लास्ट डे को किया जाता था, से 28 फरवरी है या जिस साल 29 अगर है तो 29 फरवरी को, और उसको हम बजट डे कहते थे। लेकिन पिछले कुछ साल से हम लोगों ने इसको 1 फरवरी शिफ्ट किया है। इसका भी रीजन है कि क्यों हमने शिफ्ट किया है। तो 1 फरवरी 2021 या वो डे जिस दिन हम बजट प्रेजेंट करते हैं, हम मतलब कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, उस डे को हम कहते हैं बजट डे। तो आइए देखते हैं बजट क्या कहता है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में बजट एज सच, बजट वर्ड का उल्लेख, बजट एज ए वर्ड कहीं उल्लेख नहीं किया हुआ है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका जिक्र है। और इसी के प्रावधान के तहत हम लोग हर साल बजट पेश करते हैं। देखिए आर्टिकल 112 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर वित्तीय वर्ष में दोनों हाउस के पास एक स्टेटमेंट जाएगा। और वो कौन सा स्टेटमेंट होगा कि इस साल का वार्षिक विवरण जाएगा। उस विवरण में क्या होगा कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार के पास आय कहां से आएगी और इस वित्तीय वर्ष में ये राशि खर्च कहां होगी, यानी सरकार के आय और व्यय दोनों के स्रोत और कितने कितने, इसका ये एस्टिमेट देता है। ठीक है, तो इसीलिए बजट जो है हमारे संविधान में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये वार्षिक की बात करता है, एनुअल, इसीलिए बजट हमारा हर साल पेश होता है। वैसे तो हमने आपको जैसे स्लाइड पे दिखाया कि 2021 और 22 है, ये बजट है 2021 और 22 का, यानी कि ये बजट प्रेजेंट जो हो रहा है ये किस डेट से हो रहा है, किस डेट के लिए हो रहा है, ये हो रहा है 1 अप्रैल 2021 यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए ये बजट प्रेजेंट हो रहा है। 1 अप्रैल 2021 के लिए प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन किस दिन प्रेजेंट हो रहा है, 1 फरवरी, यानी कि 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उसके 2 महीने पहले ही ये बजट पेश किया जा रहा है कि 2 महीने बाद जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसमें सरकार कहां से एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके पास आय आएगी और कहां कहां सरकार खर्च करने का प्लान कर रही है। लेकिन खास बात क्या है, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो 1 साल के बजट में 3 साल का विवरण होता है। देखिए आप लोग स्लाइड में देखिए, सबसे नीचे में लिख रहे हैं कमिंग ईयर, यानी कि 1 फरवरी 2021 को बजट पेश हो रहा है, लेकिन पेश कब के लिए हो रहा है, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो कि 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के लिए है। क्योंकि ये वर्ष अभी आने वाला है, ये वक्त अभी आने वाला है,
तो हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना हमारा आय होगा और कितना हमारा व्यय होगा। हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। इसीलिए कमिंग ईयर्स के लिए जब भी गवर्नमेंट पेश करती है तो वो बजट का एस्टिमेट पेश करती है। ठीक है, बजट का एस्टिमेट पेश करती है, एक अनुमान पेश करती है कि इस साल, आने वाले साल में सरकार का आय इतना होगा और व्यय इतना होगा। ये स्टेटमेंट कैसे पेश होता है मैं आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा। दूसरा, सरकार करंट ईयर यानी कि जो ईयर चल रहा है, जब 1 फरवरी 2021 को अगर पेश किया गया है ये बजट, तो उस साल जो चलने वाला ईयर होगा वो कौन सा होगा? 2021। 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को। इस वित्त वर्ष में क्योंकि करीब 8-9 महीने गुजर चुके हैं, तो सरकार के पास एक अच्छा एस्टिमेट आ जाता है, एक अच्छा अंदाजा आ जाता है कि मेरा आय कितना होगा। क्योंकि 9 महीने या 8 महीने 10 महीने तक का तो उसके पास विवरण आ चुका है, एक्चुअल कितना मेरे पास आय हुआ और कितना व्यय हुआ है। तो उस 8-9-10 महीने के अंदाज पे वो पूरे 12 महीने का एक अनुमान देती है, इसीलिए उसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड में, ये रिवाइज एस्टिमेट है क्योंकि अनुमान बेहतर लगा सकते हैं। और इससे फिर एक पिछला ईयर में आप चले जाइए। रिवाइज्ड एस्टिमेट एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, जब हम बजट एस्टिमेट की बात करते हैं तो बजट अभी आने वाला है, यानी कि सॉरी वो ईयर आने वाला है अभी। तो जो भी हम डेटा देंगे, जैसे इनकम टैक्स से सरकार की इतनी आय होगी, ये सिर्फ एक अनुमान हो सकता है। लेकिन करंट ईयर में जैसे 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को के बीच का ये हमने रिवाइज एस्टिमेट देना है। और ये किस दिन मैं दे रहा हूं? 1 फरवरी 2021 को। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का अनुमान देना है। और किस तारीख को दे रहा हूँ? 1 फरवरी को। यानी कि अप्रैल से लेके दोबारा रिपीट कीजिएगा। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ, कि 2000 मेरा वित्तीय वर्ष जो करेंट, हाँ मैं कर रहा हूँ प्लीज। करेंट ईयर में चालू वर्ष में मेरा जो करंट ईयर है वो कब से कब है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और जो मैं बजट पेश कर रहा हूं वो 1 फरवरी 2021 को। यानी कि 12 महीने में से 10 महीने, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 तक का डेटा मेरे पास, एक्चुअल डेटा मेरे पास है कि कितना आय मेरा आया है, कितना व्यय हुआ है, कहां पे हुआ है। तो एक अगर 10 महीने के आधार पे आपसे 12 महीने का अनुमान लगाने को कहा जाएगा तो आप काफी बेहतर लगा सकते हैं। 10 महीने का आपको डेटा दे दिया जाए और 12 महीने का अनुमान लगाने के लिए तो सिर्फ 2 महीने का आपको अंदाजा लगाना होगा। तो ये एस्टिमेट बजट एस्टिमेट से कहीं बेहतर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। क्योंकि बजट एस्टिमेट में आपने जो अंदाजा लगाया था, 10 महीने के बाद आपको पता चला होगा कि नहीं, हमने इनकम टैक्स में इतना सोचा था लेकिन ये कम आया या ज्यादा आया। तो आप रिवाइज करते हैं अपने एस्टिमेट को, अपने अंदाजे को रिवाइज करते हैं। इसीलिए करंट ईयर का आप रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। हम आगे स्लाइड में आपको दिखाएंगे। और पिछले साल का यानी कि प्रीवियस ईयर का, यानी कि 19-20 का, क्योंकि 19-20 गुजर चुका है, मार्च में ही खत्म हो गया है और उसके करीब हम 11 महीने बाद ये बजट पेश कर रहे हैं, तो उसका डेटा हमारे पास आ चुका है, हम समराइज भी हो चुका है। तो एक्चुअल डाटा हम पेश करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स का इसको हम एक्चुअल्स कहते हैं। ठीक है, तो बजट हम 1 साल का दिखा रहे हैं 21-22 का, लेकिन उसमें डेटा जो जा रहा है वो 3 साल का। प्रीवियस ईयर का एक्चुअल्स, करंट ईयर यानी कि चालू वर्ष का रिवाइज एस्टिमेट, और आने वाले वर्ष का यानी कमिंग ईयर का बजट एस्टिमेट। अब नया स्लाइड देखिए। सर आने वाले ईयर का तो बजट 3 ही महीने का रहता है ना, जनवरी फरवरी मार्च। सर मैंने अभी बताया कि जो हमारा बजट ईयर चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। पूरे एक वित्तीय वर्ष चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो जब भी होगा वो पूरे एक वित्तीय वर्ष का होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, म्यूट कीजिए। अब आप लोग के स्लाइड्स हैं, आप देखिए। अभी जो मैंने आपको बताया कि बजट में हम दिखाते हैं कि सरकार अपने इनकम का दिखाता है कि कहां से उसको कितने उम्मीद है आने का, और एक्सपेंडिचर यानी कि कहां कितना वो व्यय करने वाला है। तो ये 2021-22 का बजट है जो बता रहा है कि 2021-22 में सरकार का अनुमान है कि इस क्षेत्र से इतना पैसा आएगा।
तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को आय कहाँ कहाँ से होता है। एक बार स्लाइड को देखिए आप लोग अच्छे से। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स से। तो हम सब जानते हैं कि सरकार के आय का स्रोत क्या हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू। सरकार जो कर लगाती है वो एक सोर्स हो सकता है, और टैक्स में कई तरह के टैक्स हो सकते हैं, जैसे निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम शुल्क, एक्साइज यानी उत्पाद शुल्क, जीएसटी आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो ये सारे टैक्स का है। अगर सरकार को जो एक साल में पूरा अनुमान है कि हमें इतना लाख करोड़ मिलेगा, अगर उसको हम सिर्फ 1 रुपया मान लें, 1 लाख करोड़ मान लीजिए उनका एस्टिमेट है, उसको हम मिनिमाइज करके उसको स्केल करके 1 रुपया मान लें, तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये बेसिकली परसेंटेज दिखा रहा है कि अगर 100% इनकम सरकार का, जो सरकार को कुल आय आने की उम्मीद है, उसका कितना हिस्सा कहाँ से आने का है। तो 13% या 13 पैसा हम कह सकते हैं वो निगम कर से आएगा, 14 पैसा इनकम टैक्स से, 3 पैसा कस्टम या 3% आप कह सकते हैं, 8 पैसा उत्पाद शुल्क से, 15 पैसा जीएसटी से। ये सारे टैक्स का पार्ट है। सरकार को कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है, मतलब वो कर से नहीं आता है, कर के अतिरिक्त। जैसे सरकार किसी चीज के लिए आपको फी लगाती हो, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, आप फी आपका लगता है, या बहुत सारे जगह पे सरकार फी आपसे लेती है। वो फी जो है वो टैक्स का तो पार्ट नहीं है, क्योंकि सरकार फी के बदले आपको सर्विस दे रही है। बहुत सारी चीजों में सरकार फाइन लगाती है, कभी किसी कंपनी पे लगाई, कभी किसी इंडिविजुअल्स पे लगाई, इनकम टैक्स पे करने में डिले हुआ उस पर फाइन लगाई। तो ये सब भी सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है, जो सारा हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में डाला। साथ ही साथ सरकार का कुछ ऐसा रेसिप्ट है जिसको हम कहते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। डेप्ट मतलब क्या होता है, उधार। तो कुछ ऐसी पूंजी प्राप्ति जिसपे सरकार को उधार नहीं चुकाना है, देता नहीं बनता है सरकार का। कहां से ऐसी पूंजी प्राप्त हो सकती है? एक उदाहरण देते हैं कि सरकार ने तय किया कि इस साल हम कोल इंडिया लिमिटेड जो सरकारी उपक्रम है उसका 10% हम बेच देंगे। तो सरकार ने 10% मान लीजिए कोल इंडिया का शेयर बेच दिया, उससे सरकार को पूंजी की प्राप्ति हुई। लेकिन इस पूंजी पे सरकार को किसी को चुकाना नहीं है, ये कोई उधार नहीं जो उसको चुकाना है, इसीलिए इसको हमने कहा नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। तो 21-22 के लिए सरकार ने यहाँ उम्मीद लगाया है। बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट का ही, जो कल हम विनिवेश की बात कर रहे थे, ज्यादातर ये वहीं से आता है। और बाकी 36 पैसा आप देखिए, 36 पैसा यानी कुल आय का 36% सरकार बोरोइंग्स से लाएगी, यानी कि कहीं से उधार लेगी। वो पब्लिक से लेगी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेगी, लेकिन ये हिस्सा जो है आपका उधार लेगी। तो सरकार ने दिखाया कि 21-22 में हमें इतने पैसे जो है इस सेक्टर से आने का अंदाजा है, एस्टिमेट है। ये हो सकता है कि जब एक्चुअल हो 1 साल बाद तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि ये तो अनुमान है और अनुमान कभी भी बदल सकता है। तो ये तो हो गया कि सर यहाँ से हमारा पैसा आ रहा है, सरकार की आय का ये सब स्रोत है। अब सरकार खर्च कहाँ करेगी इन पैसों को? तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप लोग। क्या होता है कर शुल्क, किसे कहते हैं? कर शुल्क आप कस्टम ड्यूटी की बात कर रही हैं या आप टैक्स की बात कर रही हैं? टैक्स देखिए, तो टैक्स इज कर। टैक्स जो है वो कर है। टैक्स वो पेमेंट है जो आप गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है? उसके तरीके अलग अलग हैं। उसमें वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स आपको दिखाया जा रहा है, जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है? सर अगर डिफिनेशन लिखने को कहा तो कैसे लिखेंगे? लिख लीजिए, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी क्विड प्रो क्यो। अब ये टेक्निकल होगा कि सर क्विड प्रो क्यों क्या होता है। तो ये जो कर होता है ये कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको सरकार को करना ही होगा। अगर आप बोलेगा सर, आप लोग तो नोट से लिखवाने लगे। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, लिखिए, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। हिंदी में भी दीजिएगा। हाँ अच्छा, और भी कोई डिमांड है क्या? हिंदी में बोलिएगा। ठीक है।
कर वह भुगतान है। अब कंपलसरी पेमेंट का क्या होगा? कंपलसरी भुगतान लिख लीजिए, बाद में आप इसका डिक्शनरी देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको सरकार को चुकाना होता है। ठीक है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि ये अगर सरकार ने अधिरोपित किया है तो आप चुकाने से मना नहीं कर सकते हैं, और ना ही इसके बदले में सरकार से आप कुछ सुविधा मांग सकते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बोला क्यूड प्रो क्यो, ये यही कहता है कि जैसे आप सरकार को अगर फी देते हैं तो आप सरकार से सुविधा लेते हैं कि मैंने ये फी दिया है तो आप मुझे लाइसेंस बना के दीजिए या पासपोर्ट बना के दीजिए। लेकिन जब आप टैक्स देते हैं तो आप सरकार को बाउंड नहीं कर सकते हैं कि आपको वो कोई सुविधा प्रदान करे। ठीक है, और ये वो पेमेंट है जिसको आप देने से मना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी आय एक निश्चित इनकम से ऊपर चली गई है और आप आयकर के दायरे में, तो आपको वो टैक्स चुकाना ही होगा। अगर आप नहीं चुकाते हैं तो वो इलीगल होगा। ठीक है, तो सर टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर है? टैक्स और ड्यूटी, शुल्क। देखिए, टैक्स बेसिकली इंडिविजुअल या कंपनी पे लगाया जाता है, और ड्यूटी जो होता है वो भी टैक्स की तरह ही होता है, लेकिन ज्यादातर उसका यूज हम करते हैं ट्रांजैक्शन पे जब वो लगता है तो। ठीक है, तो वही हम टैक्स को ड्यूटी बोल देते हैं। जैसे आप देखिए सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, वो भी एक प्रकार का कर है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन पे हो रहा है। ठीक है, तो कमोडिटी और इस पे हम लोग कह देते हैं कि ये, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से कन्वेंशन के तौर पे हम उसको ड्यूटी यूज कर रहे हैं, वो भी एक कर ही है, वो भी एक टैक्स ही है। जब इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स पे लगता है तो हम उसको कंपल्सरीली टैक्स ही बोलते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए कि ये खर्च कहाँ करते हैं। अब ये देखिए सरकार का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है, एक वित्तीय वर्ष में कहाँ कहाँ से पैसा आने का अनुमान है, वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो आपका 1 अप्रैल से 21-22 जो आने वाला साल है, बल्कि आ चुका है अब तो, जून में हम आ गए हैं, तो इस साल सरकार कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च करने वाली है उसका अनुमान देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजना। कुछ स्कीम जो होती है वो केंद्र सरकार प्रायोजित करती है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। ऐसे कोई स्कीम लाया जिसमें 100 रुपए का खर्च होना है, केंद्र सरकार ने कहा कि इसकी 70% जो है आप उठाइए खर्च राज्य सरकार को, और 30% हम उठाएंगे। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं को हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, केंद्रीय प्रायोजित योजना। कुछ स्कीम होती है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार की होती है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें वो 13 पैसे खर्च करने वाले हैं, यानी कि 13% अपनी कुल व्यय का 13% वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च करेंगे। 20% या 1 रुपया को अगर हम बाइफरकेट करें तो 20 पैसा, यानी कि अपनी कुल व्यय का 20% ब्याज देने में चुकाएगी। अब नेचुरल सी बात है, आप पिछले स्लाइड में ही देखिए, अगर आप 36 पैसे का उधार ले रहे हैं, इतना बड़ा अगर उधार लेंगे तो ब्याज का भी साइज आपका बड़ा होगा। तो पिछले साल जो हम लोगों ने ऋण लिया होगा उसका ब्याज भी चुकाना है आपको, तो 20% आपका पैसा सीधा सीधा ब्याज में चला जाता है चुकाने में। ये अनुमान है, हो सकता है वो 21 भी हो जाए, वो 18 भी हो जाए। याद रखिएगा जो भी हम डेटा बोल रहे हैं ये अनुमान है, बजट एस्टिमेट है 21-22 का। ठीक है, 8% डिफेंस में, यानी कि डिफेंस सेक्टर्स में जो भी खर्च हो रही है रक्षा क्षेत्र में। बहुत जगह सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, जिसको हम आर्थिक सहायता कहते हैं। जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे हैं, मार्केट से आपने खरीदा 800 का, और बाद में आपके खाते में 100-200 रुपये, 150 रुपया, जितना भी सरकार ने सब्सिडी लाइन किया वो आपका आता है। तो उस वस्तु का मूल्य तो 800 रुपया है बाजार में, लेकिन आपको 100 रुपया अगर वापस लौटा दिया गया तो वो क्या हुआ, वो सब्सिडी हुआ। बहुत तरह की सब्सिडी मिलती है। अगर कभी आप लोग अपना बिजली बिल उठा कर देखिए, घर में जो बिजली बिल आता है तो उसमें नीचे में बड़े में लिखा रहता है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी कि आपका बिल अगर 500 रुपये का हुआ तो 100 रुपया सरकार आपके तरफ से पे करेगी, इसलिए वो लिखा रहता है कि राज्य सरकार पे करेगी, और आपको एक्चुअल कितना पे करना पड़ता है, 400 रुपये। तो वैसे ही केंद्र सरकार भी सब्सिडी देती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम सुना है आपने, एमएसपी, तो वो भी एक तरह का सब्सिडी है कि कोई भी प्राइस होगा मार्केट में, सरकार उतने पैसे में खरीदेगी, महंगाई में भी खरीदना पड़ेगा तो वो अनाज खरीदेगी। तो ये सारा सब्सिडी का खर्च है, जिसपे वो 9% खर्च कर रही है। 10% जो है ये
फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर, यानी कि वित्त आयोग जो नॉन प्लान। सर एमएसपी को WHO सॉरी WTO सब्सिडी नहीं मानती, ऐसा क्यों? बिल्कुल, WTO का एग्रीमेंट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें 3 बॉक्सेज है जिसमें फिक्स किया हुआ है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसानों को अपने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे देंगे तो उनका जो आउटपुट होगा, उनका लागत जो होगा वो तो बहुत कम हो जाएगा, और जब वो वस्तु को इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रखा है तो उनका लागत कम पड़ रहा है तो वो सस्ते में बेचेंगे। तो ये इंटरनेशनल कंपटीशन के अगेंस्ट होगा कि नहीं होगा? तो फिक्स है, WTO नॉर्म्स में फिक्स है कि सब्सिडी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बार बार WTO मीटिंग में कहा जाता है कि वो हमेशा उसको क्रॉस करते हैं अलग अलग बॉक्सेस के नाम पे, जो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3 बॉक्सेस होते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसको आप गूगल पे पढ़िएगा। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम। मान लीजिए हम एक किसान हैं और किसी अनाज को से हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं और उसकी लागत हमको 10 रुपए किलो पड़ती है, लेकिन उस साल गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा हो जा रहा है कि मार्केट में मेरी लागत है 10 रुपए और वो बिक रहा है 8 रुपए किलो, तो मैं तो मर जाऊंगा ना। किसान तो आत्महत्या कर लेंगे कि लागत से सस्ता में अगर मार्केट में मिल रहा है तो मेरे पास पैसा बचेगा क्या, मैं खाऊंगा क्या? तो इस चीज को कंपनसेट करने के लिए हर फसली वर्ष में फसल लगने के पहले सरकार घोषणा करती है कि आप गेहूं लगाइए, या ये करीब 24 क्रॉप्स हैं, आप वो क्रॉप्स लगाइए और उस क्रॉप पे मार्केट में चाहे कोई भी रेट होगा हम इतने पे आपसे खरीद लेंगे, ताकि किसानों को वो घाटा होने से बचाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर लेकिन हम लोग MSP को, हाँ बताइए। किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब इस लेक्चर में हम किसान प्रोटेस्ट बताने नहीं लग सकते हैं ना कि अभी आपको बिहार इकोनॉमी में देना है। ठीक है, उसका बहुत सारा रीजन है। आप उस जो बिल आया है उसके प्रोविजन को पढ़िए। किसान को इस बात का डर है कि ये नया जो बिल आया है फार्मर्स बिल, उससे MSP हटाया जा सकता है। तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य एक सुरक्षा कवच है ना किसानों के लिए। अगर उनको ये भय लग जाएगा कि ये हटा दिया जाएगा, मेरा सुरक्षा कवच हटा दिया जाएगा, तो नेचुरली वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इधर आपको उनको सही से कन्विंस करना होगा कि नहीं, इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो MSP को हटा रहा है, ये आप पे हित के लिए है। ये आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो प्रोटेस्ट नहीं होगा। नहीं कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन सही से उन तक नहीं पहुंच पाएगा तो प्रोटेस्ट होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। सर MSP में 24 क्रॉप है, उसमें 24 क्रॉपों के मुकाबले सिर्फ और गेहूं और चावल को ही क्यों अधिकतर खरीदा जाता है, या पूरे देश में ये लागू है कि नहीं MSP? पूरे देश में लागू है, सब जगह अलग अलग लागू है। हर फसल का हर वित्तीय वर्ष में रेट भी अलग अलग होता है, कि ऐसा नहीं है कि इस वित्तीय वर्ष में ये रेट तय हुआ तो अगले साल भी वही होगा। ठीक है, 24 जो मुख्य फसल है वो उस पर ये किया गया है, वो इसलिए कि किसान डर से उसका उत्पादन न बंद कर दें, क्योंकि प्राइस गिरता है जब अत्यधिक उत्पादन होता है और लोगों को लगेगा कीमत गिर जाएगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो पता चलेगा अत्यधिक की जगह इतना कम हो गया कि हमको आयात करना पड़ जाए। तो वो हमारा प्रोडक्शन लेवल मेंटेन रहे जितनी हमारी जरूरत है, इसीलिए सरकार मुख्य फसलों में MSP देते हैं। ठीक है, कभी लेक्चर होगा हम लोग तो फिर फार्मर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बजट पे फोकस करें, वरना आपका ये टॉपिक छूटता चला जाएगा। उसके बाद हम आते हैं स्टेट शेयर पे। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने से हर स्टेट्स को भी जो फाइनेंस कमीशन जो होती है वो रिकमेंड करती है कि वर्टिकल एलोकेशन और हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि आप अपने आय का इतना हिस्सा राज्यों में भी बांटिए। तो लगभग 16% जो है वो राज्य सरकारों में बांटा जाता है, 5% पेंशन और 10% सरकार के अन्य व्यय में जाता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा पैसा कहाँ से आता है, कितना प्रतिशत कहाँ से आने का अनुमान है और यहाँ पे किन किन जगहों पे खर्च होता है। देखिए, बेसिकली दिखाने का मकसद ये था कि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आए कि हमारा जो बजट पेश होता है तो हम बार बार सुनते हैं आय और व्यय, लेकिन कहाँ से ये आय आ रहा है और कहाँ से व्यय आ रहा है, इसका एक अनुमान आपके पास हो जाए। तो अब आपको पता है कि इन क्षेत्रों से हमारे पास आय आती है और इन क्षेत्रों में सरकार व्यय करती है। ठीक है,
इसलिए हम अनलिमिटेड उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार इसमें क्यों नहीं करती है, हेल्थ में क्यों नहीं करती है, पूरा इसी में क्यों नहीं करती है, क्योंकि सरकार को सारे व्यय को देखना होता है और उसकी आय के स्रोत जो है वो बहुत ही सीमित है। देखिए बजट कुछ ऐसा रूपरेखा दिखता है, ठीक है। आप स्लाइड, नया स्लाइड आप लोग को दिख रहा है, बजट एट अ ग्लांस। यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। हाँ, आप स्लाइड्स को देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था ये 21-22 का बजट का डिटेल है, ठीक है। ये 21-22 का बजट एस्टिमेट है। देखिए इसमें 21-22 सबसे लास्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए, हेलो 21-22 में 21, हाँ प्लीज म्यूट रखिए। 21-22 में देखिए ये क्या लिखा है, बजट एस्टिमेट यानी बजट का अनुमान। दिख रहा है सर दिख रहा है 2020-21 देखिए। अब ये 21-22 यानी कि आने वाला वर्ष, क्योंकि 1 फरवरी को प्रेजेंट हुआ है और 1 अप्रैल से यह शुरू होगा, इसलिए ये अनुमान है, बजट एस्टिमेट्स। 2020-21 यानी कि 1 अप्रैल 20-31 मार्च तक का हमको जाना है और हम फरवरी में पेश कर रहे हैं, तो लगभग 10-11 महीने का मेरे पास एक्चुअल डेटा है। तो उसके आधार पे जो पूर्व में मैंने अनुमान किया था 2020-21 का, अब मैं उसको अनुमान को रिवाइज कर रहा हूँ, संशोधित कर रहा हूँ। तो देखिए जब 20-21 का बजट आया होगा तो एस्टिमेट रखा गया था इतना, लेकिन 10 महीने के रिपोर्ट के बाद संशोधित अनुमान में बदल गया ना। स्लाइड आ रहा है सबको, आप YouTube पे कनेक्ट हो जाइए या लिंक पे, प्लीज मत डिस्टर्ब कीजिए। स्लाइड नहीं आएगा तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। मैं दूसरे से कनेक्ट करके देख रहा हूँ, स्लाइड नहीं आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2020-21 का जो बजट एस्टिमेट रहा हो, नहीं आ रहा है स्लाइड। हेलो सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है सर। आप लोग अपने स्क्रीन को जूम कर लीजिए अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो। बजट एस्टिमेट जो है आप देखिए 20-21 का, ये फिगर ये था, और जब संशोधित अनुमान आया तो देखिए चेंज हो गया। इस तरह से आप ये सारा डेटा देखेंगे तो कोई कम या ज्यादा चेंज हुआ होगा, क्योंकि एक अनुमान होना और एक एक्चुअल आना दोनों अंतर होता है, ठीक है। और ये 19-20 का देखिए, यानी कि एक प्रीवियस ईयर का, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 3 साल का इसमें बजट दिया जाता है। तो देखिए 19-20, 20-21 और 21-22। तो 19-20 का वास्तविक डेटा आ गया है कि एक्चुअली सरकार को कहाँ से प्राप्ति हुई है और कहाँ से खर्च हुआ है। आप देख लीजिए ये सरकार के रिसिप्ट्स हैं, राजस्व प्राप्तियां कहाँ कहाँ से आ रहा है, कर से आता है यानी टैक्स से। टैक्स में कई तरह के टैक्स थे जो आपने अभी पाई चार्ट में देखा। नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने देखा। आप पूंजी प्राप्ति का भी देखें कि अगर हमने कहीं से लोन दिया वो पैसा मुझे वापस आ गया हो, या कोई अन्य प्राप्ति हुआ हो, या हमने कहीं से उधार लिया हो, उसका पूरा डेटा दिया रहता है। और इन दोनों रिसिप्ट्स को यानी 1+4 रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सरकार का इस वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्ति कितना है। अब हम व्यय पे आ जाते हैं कि इस प्राप्ति में से कहाँ कहाँ पे सरकार खर्च करेगी। कुछ इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च करेगी, कुछ रेवेन्यू अकाउंट में, कुछ कैपिटल अकाउंट, यानी अलग अलग जगह पे सरकार खर्च करेगी। तो बेसिकली यही स्टेटमेंट दिया जाता है बजट में, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये जो प्राप्ति है और ये व्यय है, ये हमेशा बराबर हो जरूरी नहीं है। जनरली ये घाटे में रहता है, ठीक है। तो ये घाटे में रहता है तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। हम आपको सारे घाटे का डिटेलिंग नहीं बताएंगे, बस एक नाम दिखा दे रहे हैं कि अलग अलग घाटा कौन सा होता है। हाँ जी, जैसे राजस्व घाटा जिसको हम रेवेन्यू डेफिसिट भी कहते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो अक्सर आप सुनते होंगे। बेसिकली राजकोषीय घाटा यही बताता है कि सरकार को उस वित्तीय वर्ष में कितना बोरो करना पड़ा, कितना उधार लेना पड़ा। और प्राथमिक घाटा ये बाद में ऐड हुआ था, इसको यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, इसमें आपके घाटा में से केवल ब्याज की जो गलती है उसको माइनस कर देंगे तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। इस डेफिसिट से आप लोग स्लाइड से चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको डिटेलिंग करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 4 तरह के घाटे का हमने भी चर्चा किया था पिछले स्लाइड में। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्रभावी राजस्व घाटा, और प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा। एक कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा। मैं आपको अपने YouTube चैनल का लिंक दे दूंगा, या YouTube पे पड़ा रहेगा, इसी YouTube पे पड़ा रहेगा जिसका आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सारे स्लाइड्स इस पे फिर से दिख जाएंगे।
ये एक आप लोग अक्सर सुने होंगे अंतरिम बजट, इंग्लिश में इंटरिम और अंतरिम बजट इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये प्लीज म्यूट हो जाइए। ये बजट क्या होता है? इंटरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट होता है, ये टेम्पररी फेज के लिए आता है। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि बजट जो है वो पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए है, लेकिन जब इलेक्शन ईयर आता है, सपोज करिए जून में नया इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, तो हो सकता है नई सरकार आ जाए, हो सकता है नई सरकार आ जाए, संभव है ना। अब मान लीजिए जून में नई सरकार आ जाएगी और 1 फरवरी को आपने अप्रैल से लेकर अगले साल तक का बजट पेश कर दिया, तो आपने अनुमान लगाया कि हमें ये आय करना और ये यहाँ खर्च करने का अनुमान लगाया, लेकिन अगली सरकार मान लीजिए चेंज हो गई जून में इलेक्शन में, तो हो सकता है वो उसके सोच में भिन्नता आएगी। तो इसीलिए इलेक्शन ईयर में ज्यादातर जिस साल इलेक्शन होना होता है उस साल सरकार फुल बजट नहीं पेश करती है, वो एक अंतरिम बजट पेश करती है, यानी कि टेम्पररी पीरियड का, शॉर्ट पीरियड का बजट पेश करती है। और उस बजट के आधार पे वो गवर्नमेंट एक वोट ऑन अकाउंट पास करती है। सेकंड पैराग्राफ में आप देखिएगा, ये वोट ऑन अकाउंट बेसिकली ये पास करती है, जिसमें सिर्फ, क्योंकि अगले 2-3 महीने जब तक इलेक्शन होगा सरकार का खर्च तो होता रहेगा ना, उस खर्च के लिए प्रावधान किया जाता है कि उतना पैसा वो निकाल सके और खर्च कर सके, क्योंकि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, इसलिए प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अंतरिम बजट सिंपली आप समझ लीजिए कि ये टेम्पररी बजट है जो जनरली इलेक्शन ईयर में पास किया जाता है। तो ये एक साल में कितने बार बजट पेश होता है? सर एक साल में एक बार ही बजट पेश होता है, इसीलिए 21-22 मैंने कहा, एक वित्तीय वर्ष का पेश होता है। जैसे आपने अभी जो मैंने आपको दिखाया 21-22, तो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 कितना हुआ? कुल 12 महीने हुए ना। जी सर। तो बजट जब भी पेश होता है वो 1 साल के लिए होता है। उसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन जो है, वो है अंतरिम बजट। इसमें भी डिटेल हम देते हैं पूरा, लेकिन क्योंकि ये टेम्पररी फेज के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए इसको फुल बजट नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? इंतरिम बजट। इसमें भी जाता पूरा डिटेलिंग है पूरे साल का कि इनकम और वो क्या होगा, लेकिन जिसमें एक्सपेंडिचर होता है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू, वो कम समय के लिए होता है, ताकि नई सरकार आके चाहे तो अपना फुल फ्लेज बजट पेश कर सके। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक देखा, 5 ईयर पंचवर्षीय योजना और बजट। अब हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ बिहार, बिहार की अर्थव्यवस्था। तब तक आप बिहार का मैप देखिए। म्यूट कर लीजिए सर। नीति आयोग और योजना आयोग सेम ही है, होता है क्या? आप क्लास में थे? मैंने बताया कि जी मैंने बताया आपको कि योजना आयोग 1950 में बना था और 2017 में जब हमारी पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई तो वो स्वतः समाप्त हो गया। 2015 में ही हम लोगों ने योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को बनाया। तो अब योजना आयोग एग्जिस्ट नहीं करता, अब उसके स्थान पे हमारे पास नीति आयोग है। ठीक है, अब बिहार की अर्थव्यवस्था शुरू करें। ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। देखिए बिहार का मैप दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम समझ सकें, बिहार की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने की जरूरत है। बिहार के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? नेपाल, यानी कि बिहार के बॉर्डर को टच करने वाला एक इंटरनेशनल भी कंट्री है। ठीक है, नेपाल। वेस्ट में हमारे उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में हमारा बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और साउथ में झारखंड है हमारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, साउथ में झारखंड है, क्योंकि बिहार को अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें झारखंड के साथ लिंक करके देखना होगा, क्योंकि 2000 तक झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। सिर्फ 20 साल 21 साल हुए हैं बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया। तो हम आपको 2 पार्ट में ये बताएंगे कि बंटवारे के पहले बिहार की स्थिति क्या थी, यानी कि 1947 से 2000, यानी कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ था। संयुक्त बिहार मतलब बिहार और झारखंड कंबाइंड।
और 2000 के बाद लगा हुआ है। हेलो। तो 2000 में जब झारखंड का बंटवारा हो गया, बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो 2000 के बाद के बिहार की स्थिति को हम लोग देखते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम साउथ बिहार कहेंगे, साउथ बिहार, तो ये आपका झारखंड वाला हिस्सा को कंबाइन करके बोल रहे हैं। 2000 के बाद अगर कहेंगे तो वो झारखंड जाएगा, नॉर्थ बिहार आपका ऊपर का हिस्सा हो गया। 1947 से 2000 तक की बात करें, ये वो वक्त था जब बिहार और झारखंड एक था। तो सदर्न हाफ ऑफ द, यानी कि दक्षिण भाग में, यानी बिहार के नीचे जो झारखंड है इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड साउथ में है। तो आप देखिए, ये पूरा एरिया जो था यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था, यानी कि औद्योगिकरण थे, कई तरह के उद्योग थे। ठीक है, बहुत ही बिहार में अच्छे अच्छे सिटी थे, जैसे बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये सब इंडस्ट्रियल सिटी थे। तो मैं कह रहा हूँ बिहार में ये सब सिटी थे, यानी कि अनडिवाइडेड बिहार, बंटवारे के पहले वाले बिहार की हम बात कर रहे हैं। और जो नॉर्थ का हिस्सा था, उत्तर का हिस्सा था, वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान था। ये खुद ही बता रहा है, जो ये मैंने आपको दिखाया कि अनडिवाइडेड बिहार में साउथ का जो सिटी था, लाइक बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये सारा इंडस्ट्रियलाइज था। और बंटवारे में यही इंडस्ट्रियलाइज हिस्सा आपका तो चला गया, और जो नॉर्थ था वो एग्रीकल्चर था। तो आपके पास जो बचा वो एग्रीकल्चर बचा, और बंटवारे से आपका जो गया वो क्या गया, इंडस्ट्री गया। ठीक है, तो ये जो बंटवारा हुआ, इसके क्या क्या प्रभाव हुए हैं आप देखिए। पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नॉर्थ बिहार में चल रहा था, साउथ बिहार में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहा था। नेचुरली इंडस्ट्री डेवलप होने के उसके अपने रीजन थे साउथ बिहार में, क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज वगैरह ज़्यादा थे, तो डेवलपमेंट में वहाँ ज़्यादा अच्छा हुआ। लेकिन जब आपका सेपरेशन हो गया तो आपके पास जो बचा वो एग्रीकल्चर, तो सारा फोकस आपका कहाँ पे चला गया, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि बंटवारे के बाद आपके पास इंडस्ट्री नहीं था। आपने प्रयास किया आगे, लेकिन उस समय आपके पास जो मिला वो सिर्फ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो विरासत में आपको उद्योग नहीं मिले बंटवारे से, विरासत में आपके पास जो था कृषि वो नहीं मिल पाया। बहुत कम इंडस्ट्रीज बिहार के पास उद्योग में रहे, इसीलिए 2000 के बंटवारे के बाद 2005 में आरजेडी की गवर्नमेंट गई और नीतीश गवर्नमेंट आई, और उसने सबसे पहले उद्योग पे फोकस किया, और 2006 में ही उसने नई औद्योगिक नीति लाई। ये औद्योगिक नीति बिहार के लिए, बिहार की औद्योगिक नीति, जहाँ पे फोकस किया गया, जहाँ पे फोकस किया गया। साउंड आ रहा है किसी चीज का? प्लीज म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट है, डिस्टर्ब हो जाता। म्यूट कीजिए, किसका है? म्यूट द माइक। तो विरासत में हमने देखा कि हमें इंडस्ट्रीज नहीं मिले, उद्योग नहीं मिले, इसीलिए सरकार, नई सरकार जब 2000 के बाद 2006 में आई, तो उसने उनका पूरा फोकस जो है वो इंडस्ट्रीज पे गया, उद्योग को बढ़ाने में गया। बाइफर्केशन का एक और इम्पैक्ट हुआ कि ज्यादातर जो मिनरल रिच एरिया थे, ठीक है, वो झारखंड में चले गए, तो आपके पास मिनरल वाला भी पार्ट बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। ठीक है, सारा एरिया कोडरमा और ये सब उधर चला गया। फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें, क्योंकि फॉरेस्ट भी एक बहुत रिच सोर्सेज हैं, वो भी एक बड़ा संसाधन था जो हमारे पास से चला गया। आप देखिए 9,1059 हेक्टेयर्स में से कुछ ही हेक्टेयर हमारे पास रहे, बाकी सब उनके पास चला गया। 2005 में जब नई सरकार आई, ठीक है, 2000 में बंटवारा हुआ, 2005 में नई सरकार आई जिसने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, तो उसने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को अपने यहाँ कॉल करने की कोशिश किया। आपको कई इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया गया कि आप बिहार में भी आकर उद्योग लगाइए, बिहार का अपना कुछ एडवांटेज है। नेचुरली वो जो ट्राई किया गया, जो कोशिश की गई, उसके सापेक्ष उद्योग बहुत कम लगे हैं, आज भी बहुत कम लगे हैं, क्योंकि उद्योग को लगाने के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटी है जो जरूरी है, जैसे स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस जगह पे। तब एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे पास आई,
साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ अच्छा होना चाहिए, कानून व्यवस्था। नई सरकार जब आई तो उसने कानून व्यवस्था पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया और क्राइम रेट से सब काफी कंट्रोल हुए हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना बहुत जरूरी था। हम लोग जानते हैं कि उद्योग वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ मार्केट अच्छा हो और जहाँ लागत सस्ता हो। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज पे फोकस भी किया, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव भी किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इजी किया। साथ ही साथ बाहर के इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बिहार में इंडस्ट्री लगाएं, उसके लिए बहुत सारी लिबर्टी, बहुत सारे छूट और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दिए कि वो वहां पे आए। उस प्रयास की वजह से धीरे धीरे हमारा सेक्टर्स इंक्रीज किया। स्लाइड्स में आप देखिए, हमने आपको दिखाया है 3 साल का कंपैरिजन, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। ठीक है, ये देखिए ये जीडीपी ग्रोथ है बिहार का। जीएसडीपी क्या हुआ? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे कंट्री का होता है और जब हम जीएस लगा दिए यानी कि ग्रॉस स्टेट, राज्य का हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, तो बिहार सरकार का 2017-18 में आपका ग्रोथ रेट 6.5% था, 17-18 में 9.3% है और 19-20 में आके आपका ग्रोथ रेट 10.5% है। ये एक अच्छा फिगर है, आप डबल डिजिट से ग्रो किए हैं 19-20 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस साल हमने 10.5% से ग्रो किया 2019-20 में, उस साल नेशनल एवरेज सिर्फ 4.2% का था, यानी कि नेशनल एवरेज से लगभग 2.5 गुना ज्यादा तेजी से बिहार ने ग्रो किया। हालांकि ये ग्रोथ रेट सब कुछ नहीं बता देता है, ग्रोथ रेट इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि प्रीवियसली हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम रहा, हमारा बेस जो था, आधार बहुत कम था, लेकिन स्टिल उस आधार को हमने तेजी तो लाया, हमने अपनी समृद्धि दर में वृद्धि तो की और कहीं ज्यादा वृद्धि की। पिछले 3 साल का ही हम अगर डेटा देखते हैं तो 6.5%, उससे ज्यादा अगले साल 9.3% और फिर 10.5%, जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। आप यहाँ पे सेक्टर वाइज भी देखिए तो 2017-18 में आपके कृषि का शेयर 4.8% था, जो 19-20 में आके 9.6% बढ़ गया। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आप देखिए, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी गिरावट आई 17-18 से 18-19, 19-20 में, लेकिन इसके सापेक्ष आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इंक्रीज हुआ 4.8% से 8.5%। 19-20 में निश्चित तौर पे थोड़ा कम रहा। सर्विसेज सेक्टर भी आपका लगातार गिरा, 19-20 में कम रीजन रहने का आपको जानकारी भी है कि मार्च का पीरियड जो था 20 में वो हमारे लॉकडाउन का फेज था, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को सेटबैक्स देखने पड़े। लेकिन आप देखिए ज्यादातर आपके जीडीपी का हिस्सा किसके पास जा रहा है? सर्विस सेक्टर में। यानी कि बिहार के कुल ग्रोथ का, कुल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो है आज भी सेवा क्षेत्र कवर कर रहा है, यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के बारे में, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट आया, बैंकिंग आया, टूरिज्म आया, ये सारी चीज, पर्यटन, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन ये 60% बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा उद्योग सेक्टर बहुत ज्यादा, हमारा पर्यटन और ये सब बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, नहीं, आज भी ये बहुत सीमित है। लेकिन कुल जीडीपी में, बिहार के कुल जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी इसकी हिस्सेदारी 60% है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 20% है। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि सेवा क्षेत्र का एक लिमिटेशन, एग्रीकल्चर ऑलरेडी हमारे पास अभी भी बिहार में 80% लगभग जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई है, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा है, इसीलिए पलायन ज्यादा है, क्योंकि आपके पास आखिर जो हमारे यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं वो दूसरे राज्यों में उद्योग में ही तो काम कर रहे हैं, उद्योग धंधे में ही तो काम कर रहे हैं। अगर वही उद्योग धंधा अगर बिहार में हो, ये पलायन रुक जाएगा। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, उद्योग आज भी काफी कम है, और उद्योग कम है इसलिए उसका शेयर भी हमारे जीडीपी में काफी कम है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, 20% आपका कृषि का हिस्सेदारी है, 20% आपके मैन्युफैक्चरिंग और 60% आपका सेवा क्षेत्र का उत्पादन। लास्ट स्लाइड वो देखते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बिहार के संदर्भ में हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में ग्रोथ तो काफी तेज से किया है,
लेकिन अभी भी बिहार के पास एम्पल स्कोप है ग्रो करने का, बहुत ज्यादा स्कोप है। देखिए आपके 80% जनसंख्या जो है वो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और कल भी मैंने बताया था कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन जैसे पूरे नेशनल एवरेज 50% से ज्यादा है, इसका मतलब है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। वो लग तो रहे हैं कि किसी कार्य में लगे हुए हैं वो, पर वो प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ला के इंडस्ट्री सेक्टर में इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट में ला सकते हैं, बशर्ते हमारे यहाँ भी वो सेक्टर्स ओपन हो, इंडस्ट्रीज ओपन हो। देखिए इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, उद्योग को लगाने के लिए जो भी चीजें हैं वो बिहार में भी लगभग मौजूद है। ठीक है, लोग कहते हैं कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट मतलब जिसके चारों ओर कोई समंदर नहीं हो कि व्यापार हो सके। पर हमारे यहाँ से बंगाल बहुत दूर नहीं है, रोड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, रोड से ट्रांसपोर्ट हो सकता है बंगाल तक, और वहां से हम लोग शिप के थ्रू भेज सकते हैं। अब देखिए बनारस से हल्दिया तक के लिए हमारे गंगा को डेवलप किया जा रहा है कि वो बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स को ले जा सके शिप के थ्रू। तो हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप है। बिहार एक ऐसा स्टेट है पूरे कंट्री में जो सबसे चीप लेबर प्रोवाइड कर सकता है, सबसे सस्ता मजदूर जो है, श्रम जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर उनको वही काम यहाँ पे मिलेगा तो जितना वो दूसरे राज्यों में जाकर ले रहे हैं उससे कहीं कम में वो अपने घर में काम कर पाएंगे। इंडस्ट्रीज को मिनरल्स चाहिए तो हमारे झारखंड हमारे बहुत दूर नहीं है, कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो मिनरल रिच स्टेट्स भी हमारे बहुत करीब है। तो बिहार के पास, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बिहार आज लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नमेंट स्टेबिलिटी में भी पिछले लगातार कई सालों से एक स्टेबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस दे रहा है। इंडिया में टूरिज्म को, पर्यटन उद्योग को भी बढ़ाने के लिए बहुत अवसर हैं। हमारा लोकेशन ऐसा है जिसकी वजह से आप पूरे नॉर्थ इंडिया के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन चीजों को ये एडवांटेज होने के बाद भी जितना हमारे यहाँ उद्योग होने चाहिए थे उसके सापेक्ष बहुत कम उद्योग लगा है। फ्यूचर है हमारे पास, स्कोप है हमारे पास, डिपेंड करता है कितना पॉलिटिकल विल है और किस तरीके से इसको लागू किया जाता है। तो ये आज का लेक्चर था हम लोगों ने बजट को देखा, फाइनेंस प्लान को देखा और बिहार की अर्थव्यवस्था को। आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ई शकुंतलम, अगर आप करंट इकोनॉमी वगैरह के कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस पर अपलोड रहता है, आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है ये मेरा ई शकुंतलम। कौन सा चैनल है सर? ये स्लाइड पे लिखा हुआ है ई शकुंतलम। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे तरफ से आपका लेक्चर ओवर हो गया थी। हाँ, मेरे तरफ से आपका लेक्चर ओवर हो गया, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर सवाल है एक कि नीति आयोग स्टार्ट हुई है और योजना आयोग खत्म हो गई है और 5 ईयर प्लान खत्म होगी, तो ऐसा क्या उसमें डिसएडवांटेज था जिसके कारण वो खत्म होकर के नीति आयोग स्टार्ट हुई और 5 ईयर प्लान खत्म हो गई है? मैंने पूरा एक स्लाइड इस पे चर्चा किया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 6, 7 और 8, यही 12 पंचवर्षीय योजना में से यही 5 पंचवर्षीय योजना थे जिसने अपने लक्ष्य को पूरा कर सका, पहला। दूसरा, ये जो प्लान था ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो रहा था क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये टॉप डाउन अप्रोच है। अब मान लीजिए गांव की क्या जरूरत है, ये दिल्ली में बैठकर तय करना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए कोई भी पॉलिसी जो बननी चाहिए वो नीचे से बनना चाहिए कि गांव वाले अपना प्लान दें, वो ब्लॉक लेवल पर जाए, ब्लॉक लेवल पूरे गांव के प्लान को सबमर्ज करके सब डिवीजन लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर नेशनल लेवल पर जाए। तो नीति आयोग को ये कहा गया कि वो प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम कर रहा था, यानी ऊपर से नीचे की तरफ काम कर रहा था। नीति आयोग नीचे से ऊपर की तरफ प्लान बनाएगा। तीसरा, प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्टाइज की भी बात की गई। यहाँ पे आपने आउट ऑफ गवर्नमेंट भी प्लेयर्स को लाया है, चाहे आपके वो सीईओ हो, चाहे स्पेशल इन्वाइटेड मेंबर्स हो। लाइक आप स्ट्रक्चर देखेंगे नीति आयोग का तो उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब अगर आप मिनिस्टर बनते हैं तो ऑटोमेटिक आप नीति आयोग के भी मेंबर बन जाते हैं। कुछ बाहर से स्पेशल इन्वाइटीज हैं
यानी लगभग हर सेक्टर्स को टच करने की कोशिश की गई ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लान बने इकोनॉमी के लिए। और नेचुरली प्लानिंग कमीशन को टेस्ट करने के लिए आपके पास 70 साल थे। आपने 1951 से 2012 तक 2017 तक अपनाया प्लानिंग को, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ है, रूथलेस ग्रोथ है, कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ नया ट्राई करना था। अब ट्राई करने का 2 तरीका था, या तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशंस को, प्लानिंग कमीशंस को ही एफिशिएंट बनाते, सुदृढ़ करते, या आप उस स्ट्रक्चर को ही हटा के एक नया स्ट्रक्चर ले आए। नई सरकार ने तय किया कि वो एक नया स्ट्रक्चर ले आएगा, नीति आयोग। तो ये रीजन था। खत्म कर सकते हैं? यस सर, थैंक यू सर। गणेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर, गणेश बोल रहे हैं सर। लेफ्ट हो जाना गणेश जी। यस सर।